नमस्कार। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्रणव जी अगर सुन रहे हो तो ये बता दें कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अमरजीत सिंह तन्हा जी, अनक भाई, अरे वाह वाह, अब तो मुझे बहुत कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा कि अनक भाई भी सुन रहे हैं। बहुत गंभीर लेखक हैं और कहानियों को जिस तरह से बुनते हैं अनक जी, मुझे ईर्ष्या होती है। मैं पहले कथाकार था, आजकल लिख नहीं पाता। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से हम लोगों ने पिछले 40-50 दिनों का जो अनुभव है हमारा, 20 मार्च से लेकर अब तक का जो अनुभव है लॉकडाउन का, वो अनुभव, ये सब कहना तो अपनी जगह है कि भाई सावधानी रखिए। और कितनी हम सावधानी रखते हैं ये हम सब देखते हैं कि लोग सड़कों पर उसी तरह हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो अनुभव अपना शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो अनुभव ये है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं भारतीय, सत्या नडेला, उनकी किताब हिट रिफ्रेश का अनुवाद किया था। इस कारण उस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा था। 2 साल पहले की बात है, 2 ढाई साल पहले वो किताब अंग्रेजी में आई थी और बहुत लंबे समय तक बेस्ट सेलर रही। और टेक्नोलॉजी को जीवन टेक्नोलॉजी जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसको लेकर उस किताब में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बातें दी गई। और चूंकि वो ऐसा आदमी लिख रहा है जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो हमें टेक्नोलॉजी हमारे लिए मुहैया कर, जिसने सबसे पहले पीसी बनाया था और जिसने हमें कंप्यूटर और उससे जुड़ी तकनीक का आदी बनाया। तो उसने एक बात कही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाले समय में हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, जैसे क्लासरूम टीचिंग्स नहीं हो पाएंगी, या बहुत सारे ऐसे काम जो अभी हमको लगता है कि बहुत दिनों तक इसी तरह चलता रहेगा, वो संभव नहीं होगा। वो आने वाले, उन्होंने कहा था कि 5 साल तो बहुत है, आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये हमारे पूरे जीवन की शैली बदल जाएगी और हम पूरी तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकें जो रोबोटिक्स और का प्रयोग बढ़ता जाएगा हमारे जीवन में, और हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने जिस जिस बात ने लोगों को किया है, लोग बहुत ज़्यादा ऑडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। और भारत में अभी हाल में ही आई ऑडिबल, और उससे पहले स्टोरी टेल ऑडिबल के साथ राजपाल एंड सन्स ने करार किया था और हिंदी किताबें उसके माध्यम से आ रही हैं। अचानक से जिस ऑडियो बुक के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि ऑडियो बुक हिंदी में बहुत डिस्टेंट है, बहुत दूर की चीज़ है, दूर की कौड़ी है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अखबार वाले स्टोरी कर रहे हैं कि ऑडियो बुक्स का भविष्य क्या है। ऑडियो बुक्स कंपनियों से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पाठक, हमारे सुनने श्रोता बहुत बढ़ रहे हैं, और किससे कहानियां ही नहीं, मतलब एक तरह से फिर से वो जिस तरह से रेडियो के ज़माने में हम लोग रेडियो ही सुनते थे, उस तरह का दौर एक तरह से, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन दिखाई देने लगा है। जिसकी कोई संभावना नहीं थी, उसका उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये एक बात थी जिससे मैं शुरू में अपने अपने अनुभव साझा कर रहा था। अब आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग राजपाल एंड सन्स के फेसबुक कोरोना करोना चर्चा में
उपस्थित हैं। मैं प्रभात रंजन, और मैं एक ऐसी किताब पर आज आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं जो बड़ी मेरे एक बहुत आदर्श लेखक की किताब रही है। कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर मेरे आदर्श थे, इसलिए आदर्श थे कि मैं जहाँ रहता था, मैं सीतामढ़ी में पढ़ता था, तो मेरे दो मेरे स्कूल के एक अध्यापक जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और दूसरे जिन्होंने मैं इंटरमीडिएट तक वहाँ पढ़ा था। तो इंटरमीडिएट में जो मेरे अध्यापक थे, एक का नाम, स्कूल वाले अध्यापक का नाम विनय सर था, और इंटरमीडिएट वाले मेरे अध्यापक का नाम मदन मोहन झा था। ये दोनों कमलेश्वर के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े, मतलब सारिका पत्रिका के पाठक होने के कारण, और एक तरह से साहित्य उनके लिए कमलेश्वर ही था। तो मैं जब दिल्ली आया था तो मेरे अंदर यही सपना था कि मैं एक दिन कमलेश्वर की तरह बनूंगा, ताकि मेरे सर, और फिर मेरे एक चाचा थे बड़े, गिरिंद्र चाचा, वो भी कमलेश्वर के बहुत बड़े फैन थे उनके लेखन के। तो मेरे अंदर ये सपना था कि एक दिन मैं कमलेश्वर की तरह बनूंगा, तो शायद तब इन लोगों को लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ हासिल किया। खैर, मैं तो जो बनना था मैं वही बना, मैं प्रभात रंजन ही बना। लेकिन मैं ये इस घटना से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि दिल्ली आने के बाद कॉलेज के दिनों से ही मैं कमलेश्वर जी से मिलने जुलने लगा था। और मैं ये तो दावा नहीं करता कि मैं उनका बहुत करीबी था, लेकिन मैंने उनको बहुत करीब से देखा था, ये दावा मैं कर सकता हूँ। वो लेखकों के, नए लोगों की बहुत मदद करते थे, नए लेखकों की। हालांकि मैं तब लिखता नहीं था, लेकिन मैं पढ़ता बहुत था, और कमलेश्वर जी के पास मैं जब भी जाता था नई किताबों की चर्चा करता था, अपने नए अनुभवों को साझा करता था कि मैंने फला पढ़ा, मैंने फला जगह रामविलास शर्मा को बोलते हुए सुना, या मैंने मनोहर श्याम जोशी या निर्मल वर्मा, मतलब अलग अलग लेखकों के बारे में मैं उनसे चर्चा करता था। राजेंद्र यादव के बारे में उनसे चर्चा करता था। और कमलेश्वर जी सुनते तो हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते थे, ये मैंने देखा। तो हाथ से लिखते, और उनके उंगलियों में गड्ढे हो गए थे, दोनों उंगली की गिरा में। और वो एक बार मैंने देखा था कि वो टेप बांध के, जो बैंडेड जैसा टेप होता है, उस टेप को बांध कर वो लिख रहे थे, और मैं बड़ा हैरान हूँ। उन्होंने मैंने देखा तो मैंने कहा कि सर, आजकल तो लोग, मतलब उस समय लोग कंप्यूटर पर काम करने लगे थे, नहीं तो टाइपराइटर पे टाइप करते थे। बहुत अशोक वाजपेयी टाइपराइटर पे काम लिखते थे खुद। 60 के दशक में मोहन राकेश, जो कमलेश्वर के बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी टाइपराइटर पे लिखते थे, हाथ से कभी नहीं लिखते थे। तो मैंने कहा कि मैं मनोहर श्याम जोशी को देखता था जो टाइपिस्ट को रखते थे, और वो बोलते थे, वो लिखता था। तो मैंने कहा कि आप, इतनी सुविधाएं हो गई हैं आजकल, आप हाथ से अभी भी लिखते हैं, और इतने तकलीफ में आप होते हैं। वो उन दिनों चंद्रकांता लिख रहे थे, और एक एक दिन में एक एपिसोड लिखना, मतलब 25, 30, 35 पन्ने हाथ से लिखना रोज, कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत उम्र हुई थी उनकी। उन्होंने कहा कि देखो, हाथ से लिखने से लगता है कि श्रम, लेखन का जो श्रम है वो मन महसूस होता है। लेखन भी तो एक तरह से, लिखना भी एक तरह से तो एक श्रम है। मैंने कहा कि देखो, प्रेमचंद को बहुत अच्छा कलम का मजदूर कहा कहा गया था। तो हम सब कलम के मजदूर हैं, और वो मजदूरी का भाव हमारे लेखन में दिखना चाहिए। खैर, ये सब भूमिका थी। असली असल बात यह है कि मैं कितने पाकिस्तान उपन्यास पे चर्चा करूं। कितने पाकिस्तान उपन्यास सन 2000 में आया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सन 2000 में वर्ल्ड बुक फेयर था। मैं शायद पहली बार उस समय वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने काफ़ी, मतलब काफ़ी शिरकत की थी, इस हिसाब से, इस लिहाज से कि मैं रोज जाता था और लेखकों से मिलता था। तब तक लोग मुझे, लेखक, बड़े लेखक लोग जानने लगे थे। थोड़ा बहुत मैं लिखने लगा था अखबारों में, और मैं उत्तराधुनिकता पर पीएचडी कर चुका था तब तक। उसी दौरान मैं मनोहर, उत्तर आधुनिकतावाद और मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास, ये मेरे पीएचडी का विषय था। और उस दौरान कमलेश्वर जी से ही मैं काफ़ी मिलता था। तो कमलेश्वर जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पेपर बैग में इस उपन्यास की कीमत 250 रुपये थी, और डिस्काउंट के बाद मुझे 200 रुपये में यह उपन्यास मिला था। तो मैं खरीद कर, कमलेश्वर जी वहाँ खड़े थे, कई लोग उनसे साइन करवा रहे थे।
मैंने भी उपन्यास बढ़ाया था, उन्होंने मुझे देखा और उस पर लिखा था कि प्रिय प्रभात को मैं इसके अलावा उसे और क्या दे सकता। मुझे उन्होंने उसके अलावा वाकई कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए बड़ा रोमांचक मेरे जीवन का अनुभव है। मैं वैसे तो मैं बहुत लेखकों ने मुझे किताबें लिखकर भेंट की, लेकिन ऐसा मुझे लिखकर किसी ने नहीं दिया। हालांकि वो किताब मेरे एक मित्र पढ़ने के लिए ले गए, फिर वो घर शिफ्ट करने में उनसे खो गया, तो वो निशानी चली गई, लेकिन कम से कम वो मित्र इस बात के गवाह है कि उन्होंने, कमलेश्वर जी ने ऐसा लिखा था। तो इसका कारण ये था कि कमलेश्वर जी, ये उपन्यास उन्होंने उपन्यास की पहली भूमिका में लिखा है कि 1990 के दशक में वो 90 में सुभाष पंत ने उनके लिए वन विभाग, देहरादून के वन विभाग के गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम कर दिया था, और वहां वो इस उपन्यास का लेखन का काम कर रहे थे। ये उपन्यास है कितने पाकिस्तान। ये मेरे पास जो संस्करण है, ये 18वां पेपरबैक संस्करण है, 2018 का है, मतलब औसतन हर साल एक संस्करण। तो पहले इसकी चर्चा कर लूं। ये उपन्यास 2000 में आया और पहले एक साल के अंदर 2001 तक आते आते इस उपन्यास के कुल 5 संस्करण प्रकाशित हुए। हम लोग बहुत ज्यादा आजकल बेस्ट सेलर की चर्चा करते हैं, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि एक नई तरह की हिंदी आई, एक नए तरह के लेखकों ने, युवा लेखकों ने हिंदी का बाजार बनाया, हिंदी में उपन्यास बिकने की शुरुआत अभी पिछले 3-4 सालों से हुई है। इससे पहले किताबें नहीं बिकती थी। लेकिन मैं उन लोगों को ये इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उन लोगों का, कि एक ऐसा उपन्यास है कितने पाकिस्तान, जिसके एक साल में 5 एडिशन आए, और 2006 में कमलेश्वर जी का देहांत हुआ था। 2006 तक इसके 8 एडिशन प्रकाशित, उनके जीते जी इसके 8 संस्करण प्रकाशित हो चुके थे। और इस किताब, जो मेरे पास जो किताब, जाहिर है अब किसी भी किताब में उसकी 8 भूमिकाएं ही मिलेंगी। इस किताब जो मेरे पास है, जो किताब, उसमें 8 संस्करण की अलग अलग भूमिका कमलेश्वर जी ने लिखी थी, और वो सब भूमिकाएं मुझे हर बार एक नया अनुभव है। और उस दौरान मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं पहले उपन्यास के प्रभाव की बात कर रहा हूँ कि कितने पाकिस्तान के बाद में पढ़ के उनके पास भी गया, कई बार गया। वो जब जाता था वो उसमें खोए रहते थे और कहते थे कि देखो, एक पत्रिका थी कृति, और उसने उस पूरे उपन्यास को पूरा का पूरा प्रकाशित कर दिया था। किसी ने, आजकल बहुत चर्चा में देख रहा हूँ कि पीडीएफ नहीं बांटना चाहिए, और पीडीएफ से लेखक की आय प्रभावित हो जाती है। कमलेश्वर जी मुझे खुद बताते थे कि लोग फोटो कॉपी कर करके इस उपन्यास को बांटते थे, और इस बात को खुद गर्व के साथ साझा करते थे कि भाई फला जयपुर से फला ने बताया कि वहाँ पे लोगों ने इसके इसके उपन्यास की फोटो कॉपी करके इसको साझा किया। बहुत मोटा उपन्यास है, 360-70 पेज का उपन्यास है। इस तरह से उपन्यास जितना बिका, उसी अनुपात में अलग अलग माध्यमों से एक पत्रिका ने पूरा का पूरा इसको छाप दिया, लोगों ने फोटो कॉपियां करके बांटी, दर्जनों शोध हुए उस उपन्यास पे। ये एक इस उपन्यास का एक अपना इतिहास है। और हम सब, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग इस इतिहास को कभी, हम लोग जब हिंदी के हाल के पिछले 2 दशकों के बड़े उपन्यासों की चर्चा करते हैं, कितने पाकिस्तान की चर्चा उसमें उस तरह से नहीं होती है। जबकि शायद मेरा ये मानना है कि शताब्दी का बिक्री और व्याप्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से सबसे सफल उपन्यास अगर कोई रहा है तो वो कितने पाकिस्तान है। और कितने पाकिस्तान उपन्यास, अगर ये मुझसे कोई पूछे, या मैंने कमलेश्वर जी से ही पूछा था कि इसकी मतलब क्या कहानी है, इस उपन्यास में आप क्या कहना चाहते थे, तो खैर उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, उस उपन्यास में पढ़ो। जिस तरह से उपन्यास की अवधारणा है, जिस तरह से हम उपन्यास को समझते हैं कि एक कहानी या कई कहानियां, एक मूल कथानक होना चाहिए, उसमें कई उपकथानक होने चाहिए, वो सारी जो धारणाएं उपन्यास को लेकर थी, वो सारी धारणाएं इस उपन्यास ने तोड़ दी हैं। अगर आप इसलिए इस उपन्यास को आप ये सोचते होंगे कि कोई बहुत अच्छी प्रेम कहानी होगी, बहुत अच्छा कोई
कैंपस कहानी होगी या बहुत कोई व्यापक फलक की कहानी होगी, कोई कहानी ही नहीं है इस उपन्यास में। सबसे बड़ी खूबी इस उपन्यास की ये है कि ये एक उपन्यास होते हुए भी इसमें कोई कहानी उस तरह से नहीं है, विमर्श का उपन्यास है। सिर्फ एक लेखक विमर्श मतलब अलग अलग जो विचार लेखक के अंदर चल, लेखक लिखता ही नहीं है, लेखक अलग अलग मसलों को लेकर, देश को लेकर, समाज को लेकर जो लिखता है, जो उसके उसके पीछे उसकी एक सोच होती है। ये उपन्यास उस सोच को दर्शाता है। 1990 का दशक में, चूंकि इस उपन्यास के लिखने के दौरान मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझसे मैं उनके साथ रहा और मुझे पढ़ता रहा, लेकिन 90 से उन्होंने भले शुरू किया हो, लेकिन 96, 97, 98 नहीं, मतलब पिछले अंतिम 3-4 साल जो थे, और बल्कि अंतिम 2 साल, उन दिनों 1996 में उन्होंने युग धारावाहिक लिखना शुरू किया था, जो दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, और उस धारावाहिक डेली सोप था। डेली सोप का मतलब हफ्ते में 5 दिन प्रसारित होता था, और वो भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे, और उस अवसर को ध्यान में रखकर उस धारावाहिक का निर्माण किया गया था। और कमलेश्वर जी उसके मुख्य लेखक थे, और उनके नीचे एक टीम लेखकों की काम करती थी। उन सबका क्रेडिट उसमें है, जिसमें एक प्रमुख लेखक अरुण प्रकाश भी थे, जो हिंदी के बड़े लेखक थे, और जिन्होंने करीब 150 एपिसोड तक उसके लिखने में अपनी भूमिका निभाई थी, सहयोग किया था। उस दौरान वो, तो मेरा ये है कि 1996 में, 1996 में मैं पीएचडी में दाखिला लिया था। मैं अपने, कमलेश्वर जी पूछते हो ना पूछते हो, मैं महीने 2 महीने में उनके पास एक बार जाता था और अपने अपडेट्स उनको दे देता था कि मैं फला कर रहा हूँ, मैं फला पढ़ रहा हूँ। अब मैंने पीएचडी करनी शुरू कर दी। कभी कमलेश्वर जी ने, उससे पहले मैंने एमफिल किया था उदय प्रकाश की कहानियों पर। कमलेश्वर जी ने कभी ये मुझे नहीं कहा कि अरे जब कर रहे हो तो पीएचडी मेरे कहानी, मेरे उपन्यास पे कर लेना। उस समय बहुत सारे लेखक ऐसा कहते भी थे कि भाई चलो, और मैं उनके यहाँ रेगुलर जाता था, वो मुझे जानते थे और पत्र भी लिखते थे मुझे। उस समय हॉस्टल के पते पे उनके पत्र आते थे कि भाई मैं इतने दिनों के लिए, यहाँ ग्रीन पार्क में पहले रहते थे, बाद में सूरज कुंड रोड पे इरोस गार्डन में रहने चले गए। ज़्यादातर मैं इरोस गार्डन ही उनके पास गया। हालांकि ग्रीन पार्क में भी जब वो रहने आए थे, मैंने पहली बार, मैं कॉलेज में पढ़ता था, 3rd ईयर बीए में पढ़ता था, और अपने कॉलेज की पत्रिका, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रमुख कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, और उस कॉलेज की पत्रिका का मैं संपादक था। तो मैंने ये तय किया था कि मतलब कमलेश्वर जी का उसके लिए इंटरव्यू किया जाए, और मैंने सीधा उनको फ़ोन मिलाया कि हम लोग सोचते थे कि इतने बड़े कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ, कोई हमसे बड़ा कोई क्या होगा। तो कमलेश्वर जी ने तुरंत समय दे दिया था कि आ जाना। फिर मैं टेप रिकॉर्डर लेकर हम लोग उनके घर गए थे। एक छोटा सा स्टेज था उनका, उपहार सिनेमा के पीछे की तरफ एक गली में उनका घर था। तो अपने अपडेट्स में देता रहता। 1996 में मैंने उनको कहा कि मैंने पीएचडी शुरू कर दी है। उन्होंने पूछा कि विषय क्या है, तो मैंने कहा उत्तराधुनिकता। ये सब भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उत्तराधुनिकता। तो उन्होंने कहा कि चलो क्या तुम्हारी, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आजकल एक ऐसा उपन्यास लिख रहा हूँ जो मानव सभ्यता और भारत की अपनी सभ्यता, इसके संघर्ष को मैं दिखना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या है, इतना नफरत हमारे अंदर क्यों है, और इतना इतना हम लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, कभी शांति क्यों नहीं आई। भारत का देखो, भारत और पाकिस्तान का निर्माण नफरत की बुनियाद पर हुआ था, इन दो देशों का निर्माण, और ये दोनों देश कभी भी शांति से नहीं रह पाए। हमेशा अंदर से अंदर राष्ट्रीयताएं बनती जा रही, नफरतों के केंद्र उभरते जा रहे हैं, उपकेंद्र उभरते जा रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो मैंने उनको, उन्होंने उस समय मुझे कहा, एक फ्रांसिस फुकुयामा की किताब आई थी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, वो किताब उनके पास थी। उन्होंने कहा कि देखो ये विचारधाराओं के संघर्ष का ये लेखक ये बात सिद्ध करता है कि देखिए जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उदारवादी जनतंत्र जो है, उसे उसके बाद जो जितने भी विचारधाराएं थी, जितने ही विचारधाराओं के नाम पे दुनिया भर में संघर्ष हुए, अंततः जो सबसे जो मानव केंद्रित और मानव के लिए हितकारी जो विचार, जो व्यवस्था है, वो लिबरल डेमोक्रेसी है।
और उसी के आधार पर उसने अध्ययन किया था। तो उन्होंने उस किताब की चर्चा की कि ये देखो इन दिनों बड़ी चर्चा में, 1992 में वो किताब आई थी, इस किताब की बड़ी चर्चा है। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। फिर मुझे समझ में आ गया कि इस तरह की किताबें कमलेश्वर जी पढ़ना चाहते हैं। कमलेश्वर जी को मुझे जब भी कोई किताब उस तरह की दिखती थी तो मैं उन लाइब्रेरी में, अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी या ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाता था। तो उनको किताबें अगर मैं कोई लाता था तो मैं उनसे पूछ लेता था कि फला किताब है, आपको पढ़नी है। तो एक किताब जिसको अक्सर वो ना कह देते थे, कई बार हाँ भी कह देते थे। एक किताब जब मैंने उनको कहा कि एक किताब मैंने सर आज लाइब्रेरी में देखी है, जिस किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ये सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब है, और जो रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका के थे, और बहुत ज़्यादा चर्चा में। उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, इसलिए मैं गूगल से ये देख कर नहीं निकाल सकता था कि उस किताब की कितनी चर्चा है, लेकिन उसके बहुत रिव्यूज़ और उसको लेकर बहुत बहसें चली। तो मैंने कमलेश्वर जी को कहा कि ये किताब है, और इस किताब की थीसिस ये है, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी थी लेकिन उसकी इतनी रिव्यूज़ पढ़ ली थी कि उसकी थीसिस समझ में आ गई थी। थीसिस ये थी कि आने वाले समय में जो युद्ध है वो संस्कृतियों के बीच युद्ध होंगे, और इस्लामिक वर्सेज क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक वर्सेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संस्कृतियों के बीच का युद्ध होगा। और यही युद्ध जो है विश्व की आगे की रूपरेखा को निर्धारित करेगा। तो बहुत खुश हुए, बोले ये किताब मुझे प्रभात आना अगली बार तो दे जाना, मैं अभी 7-8 दिन दिल्ली में ही हूँ। कि आवाज़ बहुत अच्छी थी। उस आवाज़ का भी एक अपना आकर्षण था। इसी तरह मैं फ़ोन पे उनको इसलिए अक्सर बात करता था कि वो उनकी आवाज़ को सुन सकूँ। तो ये किताब असल में, ये इस किताब का सैमुअल पी हंटिंगटन और एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की किताब का मैंने हवाला इसलिए दिया कि ये दो किताबें उनके दिमाग में उनको बहुत प्रभावित किया था। और ये असल में कितने पाकिस्तान क्या है, कितने पाकिस्तान में एक अदीब है, अदीब यानी लेखक, और एक उसका अदली है। और ये कहानी नहीं है, इस उपन्यास में एक तरह से इतिहास के उन सारे बिंदुओं की पड़ताल है जो संघर्ष के कारण बने, खासकर भारतीय इतिहास। अदीब किसी भी काल में चला जाता है, इसमें उनके सारे लेखक मित्र आ जाते हैं, राही मासूम रजा कभी आ जाते हैं, कभी वो उपन्यास अपने समकाल में आ जाता है, अचानक 500 साल पहले चला जाता है, औरंगजेब आ जाते हैं, अचानक बाबर आ जाते हैं, अचानक उपन्यास वैदिक काल में चला जाता है। तो भारत, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, इसको समझने के लिए उपन्यास शुरू होता है पार्टीशन से, 1947 के विभाजन से, भारत विभाजन से इस उपन्यास की शुरुआत होती है। और इस उपन्यास का अंत जब होता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों आणविक परीक्षण, परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। भारत ने पोखरण में किया था और चगाई में पाकिस्तान ने किया था। अंत वहां पे होता है, और बीच में आखिर में मतलब इतना इतिहास के वो सारे कंटेशियस, जो संवेदनशील मुद्दे थे, जिसने भारत के लोगों के, भारत के मानस को हमेशा बहुत मथा है, इस उपन्यास में उसी की चर्चा है। मसलन बाबरी मस्जिद, 90 के दशक का बाबरी मस्जिद का ध्वंस और राम जन्मभूमि, राम मंदिर निर्माण का आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा था। और इस उपन्यास में उन्होंने बहुत पन्ने इसको लेकर किया है कि किस तरह से, जिस मस्जिद के निर्माण से एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट ने ये लिखा था कि इब्राहिम लोदी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था, और किस तरह से बाद में 1857 के बाद अंग्रेजों की नीतियां बदली और उन्होंने स्थापित कर दिया बाबर द्वारा निर्मित, और वो सारे संघर्ष का केंद्र बन गया। ये 1857 के बाद भारत को दो राष्ट्रों के रूप में अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से देखना शुरू किया, एक हिंदू और एक मुसलमान, और दोनों की राष्ट्रीयताओं को अलग अलग उसी समय से आंदोलन शुरू हुए। मुझे इसको पढ़ते हुए याद आया कि धर्मपाल ने उन्हीं दिनों गोहत्या, गोवध और अंग्रेज, काउ स्लॉटर एंड ब्रिटिश कर एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने तथ्यों के साथ, अंग्रेजों के दस्तावेजों के साथ इस बात को स्थापित किया था कि गो हत्या 1857 के बाद जो देश में बड़े पैमाने गो के खिलाफ आंदोलन चला था,
वो आंदोलन कहीं से ही मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, वो अंग्रेजों के खिलाफ था, क्योंकि गो हत्या और गो मांस खाने का जो का बड़े पैमाने पर जो चलन है इस देश में, वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। उससे पहले वैसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि अंग्रेज गो खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। और उसको क्वीन विक्टोरिया का उसमें लेटर है, धर्मपाल ने अपनी किताब में लिखा था कि दिखाया, जिसमें वो कहती हैं कि ये आंदोलन जो है हमारे खिलाफ, इसको डाइवर्ट करो और मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करो और इसको हिंदू मुस्लिम संघर्ष में बदलो। इस मुद्दे को उन्होंने बहुत गहराई से पकड़ा है। इसी तरह इतिहास के देखिए, ये कहीं से भी ये अतीत का मंथन क्यों कर रहा है, कि अमृत मंथन है, उस अमृत से ये क्या निकालना चाह रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक नॉवेल है, भविष्य को देखने वाला नॉवेल है। भविष्य को देखता है कि कैसा भविष्य, भविष्य में कौन से मुद्दे हैं जो इस देश में, इस देश के लोगों को, इस देश के मानस को मथेंगे। इस उपन्यास पे और आगे चर्चा करने से पहले मैं इस उपन्यास का एक शुरुआती अंश पढ़ देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि कमलेश्वर जी ने 1969 में, 1969 में एक कहानी लिखी थी, और कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर की संपूर्ण कहानियां भी राइफल एंड सन्स से प्रकाशित है, उसमें ये कहानी सम्मिलित है, शामिल है। उस कहानी में भी यही है कि भारत विभाजन के समय का विवरण है और किस तरह से प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं। पाकिस्तान क्या है, इसको उन्होंने बार बार उसमें लिखा है। इसमें लिखते हैं कि पूरे हिस्से को न समझना, सिर्फ उसके एक वक्ती हिस्से को समझना ही पाकिस्तान है। हर जगह एक पाकिस्तान है जो मुझे, तुम्हें आहत करता है, पीटता है, लगातार पीटता है, जलील और जलील करता चला जाता है। ये उनके लिए पाकिस्तान एक रूपक है जो नफरत का रूपक है। और मैंने शुरू में ही कहा था कि उन्होंने लिखा है इस उपन्यास की, नफरत की बुनियाद पे जब राष्ट्रों का निर्माण होता है तो प्रेम उसके नीचे से नहीं पनप पाता है। लेकिन ये उपन्यास शुरू एक प्रेम कहानी से हुआ है, बड़ी मार्मिक सी प्रेम कहानी है। अंश थोड़ा लंबा है, लेकिन इस उपन्यास का सबसे मार्मिक अंश है। और इसमें भले ही वो कथात्मकता नहीं हो, लीनियर नैरेटिव नहीं हो, एक रेखीय एक कथा नहीं हो कालक्रम के हिसाब से, लेकिन पूरे उपन्यास में बिछड़े हुए प्रेमी प्रेमी एक एक दूसरे के लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे नफरत के पीछे प्रेम की अनवरत कोशिश होती है। तो अंश आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। एक भूली हुई दास्तान उसे एक भूली हुई दास्तान उसे याद आती है। वह तो एक बंजर जमीन से आया था, खामोश आकर्षणों की दुनिया से, जहां कहा कुछ भी नहीं जाता। मन ही मन में कुछ अरमान करवटें लेते हैं, अनबुझी इच्छाएं आती और चली जाती हैं, और कस्बे अपने छतों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिए जाते हैं। कुछ अनकहे धुंधले से अक्स स्मृतियों में उलझे रह जाते हैं। कुछ अनकहे धुंधले से अक्स स्मृतियों में उलझे रह जाते हैं, जो न घटते हैं न बढ़ते हैं, बस पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पर नक्श हो जाते हैं। उसका पूरा कस्बा, उसके कस्बे का अपना मोहल्ला, मोहल्ले की कई खिड़कियां भी मौन हसरत से देखती दिखाई दी थी। कभी कभी बरसात के दिनों में लौटते हुए पाँव के निशान दिखाई पड़ जाते थे। ज्यादा बारिश हुई तो निशान पहले तो भरी आंख की तरह डबडबाते थे, फिर देखते देखते मिट जाते थे। वापस गए पैर फिर नजर नहीं आते थे। कुछ आंखें थी जो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था। कहीं कोई काजल लगी आंख उलझी थी, किसी खिड़की में हल्की सी कोई परछाई, किसी में इशारा करती हुई कोई उंगली, कहीं शर्मा के लौटते हुए कुछ अधूरे अरमान, और कहीं किसी मजबूरी की कोई दास्तान। अजीब दिन थे उनके, झरते हुए फूलों के दिन, कनेर में आती पीली कलियों के दिन, न बीतने वाले दोपहरियों के दिन, और फिर एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन। उन दिनों भविष्य कहीं था ही नहीं, एक व्यर्थ वर्तमान साथ था जो बस चलता चला जाता था। यह आजादी के ठीक पहले का दौर था। रेलगाड़ियों में आरक्षण की सुविधा और सिस्टम नहीं था। अब उसे याद नहीं, विद्या शायद साइंस में थी, पर छुट्टियां साथ साथ होती थी।
इसलिए वे इलाहाबाद स्टेशन पर मिल ही जाते थे। विद्या फतेहगढ़ की थी। त्योहार और फिर गर्मियों की छुट्टियां, अपने अपने घर जाने के लिए एक आध बार तो उसने ऐसे एक ऐसे ही मुलाकात हुई। फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पर एक दूसरे का इंतजार करने लगे। न मालूम यह कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर एक तब तक रुका रहता था जब तक दूसरा नहीं आ जाता था। अनकहे तरीके से यह तय हो गया था कि छुट्टी होने वाले दिन सुबह पहली पैसेंजर गाड़ी से ही सफर किया जाएगा। उन दिनों भी कुछ तेज एक्सप्रेस गाड़ियां चलती, पर उन्हें पैसेंजर ही पसंद थी। वह धीरे धीरे चलती थी और हर स्टेशन पर रुकती थी। उन दोनों के साथ साथ सफर करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे। उन दोनों को साथ साथ सफर करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे। अब मनौरी, अब सैयद सरावा, और फिर भरवारी और सिरायू, उसके बाद फतेहपुर और फिर कानपुर। स्टेशनों के नाम वे साथ साथ पढ़ते थे और किस स्टेशन पर कितनी जल क्षमता वाली टंकी विशाल कुकुरमुत्ते की तरह खड़ी है यह भी उन्हें याद होगा। इंजन किस स्टेशन पर पानी लिया यह भी उन्हें पता था। कुछ ऐसा भी था जो दोनों को एक के साथ व्यापता था, दोनों को एक साथ व्यापता था। उनके मन की अनकही इच्छाओं के पल एकाएक एक साथ जुड़ जाते थे। यह अब यही वैसे भरवारी स्टेशन के समोसे, अब यही जैसे भरवारी स्टेशन के समोसे। अभी विद्या कहने की होती थी कि वह बोल पड़ता खट्टी चटनी, या फिर फतेहपुर की दही की पकौड़ियों पर मीठी चटनी। कभी कभी भागते पेड़ों में से किसी एक को सहसा एक साथ देख किस कभी कभी वह भागते पेड़ों में से किसी एक को सहसा एक साथ देखते थे। फिर कुछ स्टेशनों का साथ और चाहते तो दोनों नहीं थे, कानपुर आ ही जाता था। विद्या वहीं उतर कर फतेहगढ़ वाली गाड़ी बदलती थी। कानपुर से उसे छोटी लाइन पकड़नी होती थी जिसका प्लेटफॉर्म आखिरी था। बीच में बड़ी लाइन के कई प्लेटफॉर्म थे। उन दिनों टाटा और बाय बाय नहीं होता था, फ्लाइंग किस तो था ही नहीं। खामोशी की गहराई ही शायद लगाव का पैमाना था। विद्या चुपचाप उतरती थी। वह उसका झोला या टीन का छोटा बक्सा या किताबों का बस्ता उठाकर थमा देने में मदद कर देता था। उन दिनों लेट होने पर गाड़ियां भी एक दूसरे का इंतजार कर लेती थी। विद्या अच्छा कहकर पुल पर चढ़कर अपनी विद्या अच्छा अच्छा कहकर पुल पर चढ़कर अपनी गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर चली जाती थी। वह उसे छोड़ने या विदा देने नहीं जा पाता था क्योंकि तब तक उसकी मेन लाइन की गाड़ी थी। कानपुर से उसका फतेहाबाद जंक्शन तक जारी रहता था, जहां से वह ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मैनपुरी पहुंचा करता था, माँ के पास। शिकोहाबाद से मैनपुरी तक के 3 स्टेशनों के नाम तो उसे याद है, पर कहाँ किस स्टेशन पर पानी की टंकी थी और छोटे से सफर में कौन से पेड़ के साथ दौड़ते थे वे उसे याद नहीं थे। विद्या भी सफर में साथ होती तो शायद उसे वे पेड़ याद रहते। छुट्टियों से लौट दिन और इलाहाबाद तक जाने वाली पैसेंजर गाड़ी भी अंधे तरीके से तय हो गई थी। वह लौटते समय कानपुर तक मेन लाइन की गाड़ी से आता था, लेकिन कानपुर से पैसेंजर ही पकड़ता था। छोटी लाइन से आकर विद्या उससे प्रतीक्षा करती मिलती थी। मिलना, प्रतीक्षा और साथ साथ सफर करना, यह 2 साल तक चलता रहा। फिर वह वर्ष भी आया। गर्मी की लंबी छुट्टियां हुई। वही इलाहाबाद स्टेशन, वही पैसेंजर गाड़ी, लेकिन इस बार स्टेशनों का नजारा कुछ बदला हुआ था। गाड़ी में चढ़ने वाले मुसाफिर औसत से ज्यादा खामोश थे। सैयद सरावा स्टेशन पर सब स्टेशनों से ज्यादा भीड़ मिली। सफर में ज्यादातर मर्द ही मिलते थे, पर इस बार उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे। टीन के बक्सों, बोरों, गठरियों, पोटलियों वाला सामान भी जरूरत से ज्यादा था। गाड़ी छूटी तो प्लेटफॉर्म पर रुककर कोई खुदा हाफिज कहकर विदा करने वाला नहीं था। मुसाफिरों में चलती आपसी बातचीत के द्वारा पता चला कि वे किसान खानदान पहले अलीगढ़ गए थे, वहां से पाकिस्तान चले जाएंगे। आखिर कानपुर स्टेशन का यार्ड गुजरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। विद्या को तो यहीं उतरना था। प्लेटफॉर्म आया, विद्या उतरी। हमेशा की तरह उतरकर उसने विद्या को सामान थमाया। तब विद्या ने इतना ही कहा था, शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले वर्ष ना आ सकूं। क्यों? घर वाले यही चाहते हैं। यह एक सहज सूचना थी जिसे दोनों ने ही कुछ असहज महसूस किया था। उनके बीच अलिखित और अव्यक्त भावनाओं का रिश्ता तो शायद बहुत गहरा था, परंतु कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई उत्तर मांगने के लिए विवश करे। आखिर छोटी लाइन
कि अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए वह पुल पर चढ़ने लगी। विद्या की गाड़ी छूटने का समय हो रहा था और उसकी गाड़ी भी छूटने को थी, और बस तब इस दास्तान में इतना ही हुआ था कि पुल पर पहुंचकर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ने से पहले विद्या ने अपना रुमाल ऊपर से गिराया था। उसकी गाड़ी उसी समय आखिरी सीटी देकर खिसकने लगी थी। उसका डिब्बा भी काफी आगे था। उसने रुमाल को गिरते हुए देखा था। उसके लिए वह अटका भी था। वह प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी को छोड़ नहीं पाया था। सफर तो सफर था, और फिर डिब्बे में उसका झोला लावारिस पड़ा था, जिसमें उसकी किताबें, कापियां और कलमें थीं। विद्या का रुमाल तो वह नहीं उठा पाया, पर अपने सफर को भी वह नहीं पाया। चलती गाड़ी में वह चढ़ा और अपनी जाकर बैठ गया। आगे का सफर जारी था, उसका भी और उन मुसाफिरों का भी जो अलीगढ़ होते हुए पाकिस्तान जा रहे थे। विद्या का भी जो गाड़ी बदलकर फतेहगढ़ की ओर चली जा रही हो। बैठे बैठे वह यही सोचता रहा कि अगले साल विद्या नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब यही है, घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया होगा और इन्हीं गर्मियों में उसकी शादी हो जाएगी। शिकोहाबाद जंक्शन आया तो उतर पड़ा। उसे मैनपुरी वाली गाड़ी पकड़नी थी। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों का सफर अली की तरफ जारी था। उन गर्मियों के बाद फिर विद्या उसे नहीं मिली। पता नहीं वह कहाँ किस सफर पर निकल गई। बस इतना जरूर हुआ कि जिंदगी के इस लंबे सफर में जब भी वह कानपुर स्टेशन पहुंचा तो वह रुमाल हमेशा उसे गिरता हुआ दिखाई देता रहा। दिखाई ही नहीं देता रहा, वह रुमाल सचमुच गिरता रहा। वह रुमाल आज भी गिरता है। ये उपन्यास इससे शुरू होता है। अनुकृति नमस्ते। विकास जी, माधव सर नमस्ते। पल्लव भाई नमस्ते। मीमांसा त्रिपाठी जी नमस्ते। माँ जी नमस्ते। अभिषेक मिश्रा जी नमस्ते। राकेश जी नमस्ते। दुर्गानंद यादव, धन्यवाद कि आप उस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। पढ़ के अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। हाँ, नगजी युग सती शौरी वाला ही युग था, और जिसका अंतिम बड़ा धारावाहिक यही था जो कमलेश्वर जी ने लिखा था। इसके बाद एक फिल्म उन्होंने सनम हरजाई लिखी थी, जो कुमार टाक की थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपने ऐसी फिल्म क्यों लिखी, तो उन्होंने कहा कि देखो, इस फिल्म की पूरी शूटिंग न्यूजीलैंड में हुई है, और न्यूजीलैंड में अभी तक नहीं गया था। श्रावण कुमार टाक के साथ एक ने मुझे न्यूजीलैंड के उस शूटिंग शेड्यूल में रहने का मौका, उसको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, शायद वो प्रकाशित भी है, उनकी आत्मकथा में भी इसका हिस्सा है। ओम निश्चल सर नमस्ते। रमा सूद जी नमस्ते। ओम सपरा जी नमस्ते। संजय मासूम सर नमस्ते। मैं तो स्टूडेंट था, आपकी गजलें पढ़ता था, आपकी फिल्में लिखी हुई देखा था। स्वयं प्रकाश जी के, हाँ, वो राजस्थान में, पता नहीं पल्लव जी आपको पता है कि नहीं, इसके शुरुआत में इसका सबसे अच्छा रिसेप्शन बिहार और यूपी में नहीं हुआ था, राजस्थान में हुआ था। ये जो मैंने फोटो कॉपी करके बांटने वाले किस्से से आरंभ किया था, ये राजस्थान में था। गीता दी नमस्ते। अमरजीत सिंह तन्हा, विपिन परमेश्वर जी, अभिषेक सिंगल जी, कुमार जी, सबको नमस्ते। पुरुषोत्तम पंचोली जी, मनोज जी, दीपक, सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा क्रम न टूट जाए, हम लोग तो इस अंश में क्या है, ये तो एक प्रेम के बिछड़ने की कहानी, यही कहानी जो है, ये ऐसा लगता है जैसे इस उपन्यास की शुरुआत को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे उनकी वही कहानी और कितने पाकिस्तान याद आने लगी, जिसमें वो बेचैनी जो है, पाकिस्तान एक बेचैनी का सबब, प्रेम को अलग कर देने वाली, जो दो प्रेमियों को जो एक दूसरे से अलग कर देती है, उसको, उसके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान का रूपक याद। इसमें सिर्फ विद्या ही नहीं है, एक सलमा है, कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने अपने प्रेमियों से, एक राजस्थान के बूटा सिंह की कहानी है, जो अपने अपने प्रेमियों से बिछड़ गए और एक तकसीम, विभाजन ने, नफरत नफरत के आधार पर देश बने, और प्रेमियों को उसने सदा के लिए जुदा कर दिया। प्रेमियों के बीच उसने सदा के लिए दीवार खड़ी कर दी। प्रेम के लिए उसने सदा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उपन्यास एक तलाश है उस प्रेम का जो इस नफरत के पीछे बा दी गई है। मानव सभ्यता को उस तलाश को समझना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय
तो नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि समय होता जा रहा है, तो मैं कुछ मूल बातें उस उपन्यास को लेकर और कर लूं जो इस उपन्यास को बहुत महत्वपूर्ण बताता है, और क्यों एक फ्यूचरिस्टिक, एक भविष्य कथन जैसा यह उपन्यास है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। 2000 में जब उपन्यास आया था तो इसके बहुत सारी समीक्षाएं आई थी, लेकिन बहुत अच्छे जो उस समय के जितने आलोचक थे, किसी बड़े आलोचक ने लिखा हो, मुझे सिर्फ एक पुरुषोत्तम अग्रवाल का की समीक्षा याद आती है, जिन्होंने इसको इसके उस उत्तराधुनिक सूत्रों को थोड़ा थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था, मतलब इतना मैच्योर नहीं हुआ था कि मैं इस उपन्यास को उस तरह से समझ पाता जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखा गया था। उस समय मुझे भी इसकी कथाहीनता जो है, मुझे लगता था कि इतना सारा इतिहास है, इतनी सारिताओं का वर्णन है, ये तो कमलेश्वरी को अलग से कोई किताब, नॉन फिक्शन की कोई ऐसी इतिहास की किताब लिख देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उत्तराधुनिकता ये कहती है कि भाई उपन्यास जो है, उपन्यास ही एक ऐसी विधा है जिसमें कोई लेखक इस तरह से चाहे जितनी तरह की बातें चाहे, जो भी चाहे लिख सकता है। उपन्यास से जैसी मुक्त विधा, उपन्यास को लेकर जितनी ही बहसें हुई हैं, मिलान कुंदेरा से लेकर मारियो वर्गास लौसा ने जितने भी उपन्यासों पर जिन लोगों ने भी बड़ी किताबें लिखी हैं, वो इसलिए इस विधा को आखिर कोई वैज्ञानिक, कोई दूसरे विधाओं के लोग उपन्यास क्यों लिखते हैं? क्योंकि उपन्यास उनको आज़ादी देता है। बाकी सारी विधाएं आपको बांधती हैं, आपको आपकी उस विधा के की सीमा में रहकर लिखना पड़ता है, लेकिन उपन्यास में आप बहुत सी बातें कह सकते हैं। ये एक तरह से बैकग्राउंड है। कमलेश्वर जी ने जितना कुछ भी लिखा था, एक तरह से वो उनके सारे जितना कुछ लिखा था, जितनी अलग अलग विधाओं में वो बड़े संपादक रहे, अंत तक संपादक रहे, फिल्मों के लिए बड़ा, दूरदर्शन के वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, और उसके बाद कुछ बड़े चंद्रकांता जैसा बड़ा धारावाहिक उन्होंने दूरदर्शन लिखा, कई ऐसे प्रोग्राम उन्होंने उस दौर में दूरदर्शन बनाए जो बहुत लोकप्रिय हुए। तो हर विधा को उन्होंने बहुत अच्छे से साधा था। वो 26 जनवरी और 15 अगस्त पे कमेंट्री करते थे, बहुत अच्छी कमेंट्री करते थे। वॉइस ओवर बहुत अच्छा करते थे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे अनुवाद करते थे। वो कमलेश्वर के आखिरी कामों में एक उनका अनुवाद भी है जो उन्होंने पाउलो कोएल्हो को उपन्यास एल्केमिस्ट का अनुवाद किया था। एल्केमिस्ट मैंने हिंदी में ही पढ़ा था, और जो कमलेश्वर जी का किया हुआ अनुवाद है मेरे पास, वो प्रति आज भी सुरक्षित है। तो लगातार कुछ नया कोशिश करते थे, और हिंदी में कुछ नया लाने की कोशिश करते थे। कमलेश्वर जी का इस रूप में कभी मूल्यांकन नहीं हुआ है। हमेशा हम बहुत बहुपठित लेखकों और बहुत विद्वान लेखकों की जब चर्चा करते हैं तो उसमें कमलेश्वर जी का नाम हम नहीं लेते हैं। हम नंदनवल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, कृष्ण बलदेव वैद, अशोक वाजपेयी आदि आदि मूर्धन्यों के नाम लेते हैं। हम कमलेश्वर जी को उस तरह से नहीं लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने उनको, जो मैं क्योंकि मैं उनके पास, ईमानदारी से बताऊं, ज्यादातर लोग उनके पास जो जाते वो रोजी रोटी के लिए जाते थे, कोई लिखने के काम के लिए, किसी को फिल्म में जाना होता था, किसी को टीवी में जाना होता था, किसी को अखबार में काम करना होता था। मैं उनके पास सचमुच में सिर्फ उनको देखने, उनको सीखने जाता था उनसे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। और मैंने हमेशा पाया कि बहुत अप टू डेट थे। जैसे मैंने बातचीत की शुरुआत में ही कहा था कि एंड हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन से उन्होंने बात शुरू की थी, और तब मुझे समझ में आया था कि 1990 के जितने भी डिबेट थे, वो सारे डिबेट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते, न सिर्फ उन्होंने पढ़ रखा था बल्कि उसको अच्छी तरह समझते भी थे, और उनको वो भारतीय संदर्भों में आधार पर अपने समाज के भविष्य को भी देख रहे थे। कमलेश्वर के इस उपन्यास को आज आप देखिए, कौन से मुद्दे इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा में, आखिर सारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या जो पूरा जो इस समय सारी बहसें किन चीजों पर केंद्रित, औरंगजेब, मुगल शासन, औरंगजेब, मुगल शासन, भारत का विभाजन, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे मुद्दे जो हैं इस समय उनके खिलाफ या उनको ले बहुत ज्यादा बहसें चल रही। महात्मा गांधी, ये सारे ऐसे बिंदु थे जिन बिंदुओं पर कमलेश्वर ने, जो इस समय चर्चा में है, और शायद कमलेश्वर उसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन 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 मसलों को एक बार
सुलझाया जाना चाहिए। और वो कौन सुलझा सकता है? अदीब। अदीब कौन है? इस अदीब को इस उपन्यास में कमलेश्वर जी ने परिभाषित किया है, लिखा है, किसी भी दौर में अत्याचारों अनाचारों के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई न कोई अदीब हमेशा एक नैतिक अदालत बन मौजूद रहता है। अदालत, लेखक जो है वो समाज का मोरालिटी का पैरामीटर होता है, नैतिकता का आईना होता है, ये उनका कहना था। और पछताता तो इतिहास नहीं, पता तो इंसान है, इतिहास नहीं पछताता है। इतिहास की इतनी ज्यादा, प्रेमचंद ने बलि जयशंकर प्रसाद को कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़िए, जब उन्होंने ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक कहानियां लिखनी शुरू की थी। लेकिन इतिहास को इतनी गहराई से पूरे वैदिक काल से लेकर और आज तक के भारत के इतिहास को, इरशाद भाई नमस्ते, सीमा राय द्विवेदी जी नमस्ते, इतनी गहराई से किसी लेखक ने किसी उपन्यास में परखने का काम नहीं किया है। ये उपन्यास उस तरह का है, मतलब इस कैसा एक उपन्यास, अगर हम किसी कोई उपन्यास याद कर सकते हैं तो उर्दू का उपन्यास है कुरतुल एन हैदर का उपन्यास आग का दरिया, जिसमें समय जो है वो नायक है, इसमें अदीब है जो नायक है, जो कालखंड को इधर से उधर ले जा रहा है। वो सारे मुद्दे में तो विभाजन को लेकर इसमें बहुत सी बातें हैं, जिन्ना को लेकर, और 4 पागलों का जिक्र है इसमें कि 4 ऐसे पागल थे विभाजन के समय। इस उपन्यास में अचानक वो चारों पागल आ जाते, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा अदीब। ये चारों, सुभाष की तो मृत्यु 1945 में हो गई थी, लेकिन ये चारों अदीब ऐसे, ये चारों पागल इसलिए थे क्योंकि ये 4 लोग ऐसे थे जो बड़े मुखर रूप से भारत के विभाजन के विरोधी थे। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन। और जो एक बड़ी चीज है जो इस उपन्यास, तो इतिहास के गड़े मुर्दे नहीं, इतिहास का जब तक मंथन नहीं होगा, इतिहास को हम जब तक, मध्यकालीन इतिहास इस देश में जब जब दक्षिण पंथ प्रबल होता है तो मध्यकालीन इतिहास आखिर इस देश में चर्चा के केंद्र में क्यों आ जाता है? तो उस मध्यकालीन इतिहास की बहुत गहरी पड़ताल है औरंगजेब को लेके। औरंगजेब एक मिथ है। अभी मैं हाल में एक किताब आई थी, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ ऑफ ट्रस्ट किताब, जिसमें वो ये बताती कि बताया गया है कि अमर जो औरंगजेब की जो पहली छवि है, वो एक अताताई था और वो हिंदुओं का विरोधी था और बहुत क्रूर था, लेकिन इसके अलावा भी वो था, ऐसा था नहीं, उसकी एक छवि वैसी बना दी गई। लेकिन कमलेश्वर जी इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि कहते हैं कि अगर औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य अपने शिखर पे था, उसकी सीमाओं का विस्तार बहुत दूर तक हो गया था, तो कमलेश्वर जी ने लिखा है कि अदीब कहता है कि भाई अगर औरंगजेब ने अकबर की राह पकड़ी होती तो मुगलों का कभी पतन इस देश से नहीं होता। अकबर की राह क्या थी? कौमी यकजहियत, सांप्रदायिक सौहार्द, सभी धर्मों के लोग, समाज के सभी तबके के लोग एक साथ मिलकर रहे। ये इस देश में पहली बार अकबर ने संभव किया था। बनारसी दास जो हिंदी की पहली कथा मानी जाती है, वो बनारसी दास जैन की अर्धकथानक है। उस अर्धकथानक में एक प्रसंग आता है कि जब अकबर की मृत्यु होती है तो उस समय गाँव में जब लोग ये सुनते हैं कि अकबर बादशाह मर गए हिंदुओं, तो गाँव से लोग भागने लगते हैं कि बादशाह मर गया, हमारा कौन देखेगा, हमें कौन बचाएगा। फिर जब लोगों को ये पता चलता है कि नहीं, अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर ही अब बादशाह हो गए, तब लोगों के जान में जान आती है कि चलो उन्हीं के लड़के हैं तो ये कुछ अच्छा ही करेंगे। तो वो सारे मुद्दे जो आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 2000 में उपन्यास प्रकाशित हुआ था, 2020 में हम इस उपन्यास की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, तो ये नए सिरे से इस उपन्यास ने जिन मुद्दों को उठाया, और कमलेश्वर प्रगतिशील लेखक से आजीवन वो कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, जो भी कह सकते हैं, प्रगतिशील थे, लेकिन इस उपन्यास में उन्होंने इतिहास के जो बने बनाए जो प्रतीक थे, जो स्थापनाएं थी, जो बनी बनाई स्थापनाएं थी, उन स्थापनाओं को लगातार मथने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐसा नहीं, ये आंख मूंद कर नहीं, जो कहा गया था, जो अब तक स्थापित तथ्य थे, उन सारे तथ्यों को उन्होंने एक बार फिर से जगह दिया है।
अशोक शुक्ला जी नमस्ते, और फिर से उनका मंथन करने का काम किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कमलेश्वर जी ने, ये प्रश्न बीच में मैंने कई बार उठाया कि ये प्रश्न उठता है कि कमलेश्वर जी ने आखिर जब इतना संवेदनशील मुद्दा उठा रहे थे, इतनी संवेदनशील बहसों को वो सामने ला रहे थे, तो उन्होंने उपन्यास की विधा को ही क्यों चुना? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब मैंने कई विद्वानों से जानने की कोशिश की। कोई ठीक ठीक जवाब इसका नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, वो एक बड़े बड़े मास तक, बहुत बड़े पाठ वर्ग तक अपने उपन्यास के माध्यम पहुंचते थे। इसमें कोई शक नहीं है, कमलेश्वर जी का पाठक वर्ग बड़ा था और इस उपन्यास ने उस पाठक वर्ग का और विस्तार ही किया। कमलेश्वर जी ये जानते थे कि ये इतिहासकार जो लिखते हैं, समाज शास्त्री जो लिखते हैं, राजनीति शास्त्री जो लिखते हैं, ये बड़े समाज के बड़े तबके तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि डिसिप्लिन में बद्ध होकर रह जाता है। इतिहासकार आज भी, कोई बाहर का इतिहासकार इतिहास लिख दे, कोई इतिहासकार मसलन अशोक कुमार पांडे कश्मीर नामा लिख दे, कोई इतिहासकार उसको इतिहास ही नहीं आता। ये जो एक डिसिप्लिन का जो एक अपने अपने अनुशासन का जो एक अहंकार या उसकी जो एक बाउंड्रीज होती है, वो उस बात को मास तक नहीं पहुंचने देती है। उर्मिला थापर के इतिहास की स्थापनाओं को कितने लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास के बाहर, या रजनी कोठारी के राजनीति शास्त्र की किताबों को कितने आम लोगों ने कितना पढ़ा होगा, या किसी अर्थशास्त्री की किताब को किसी आम लोगों को कितना पढ़ा होगा। हालांकि हाल में मैंने देखा कि आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन की किताब, जो प्योर इकोनॉमिक की किताब है, बेस्ट सेलर हो गई। लेकिन ये एक अलग बात है। तो वो इस विधा का, उपन्यास की लोकप्रियता हिंदी में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और हम सब जानते हैं कि हिंदी में आज भी सबसे केंद्रीय विधा है, जो केंद्रीय विधा है, वो पाठक प्यार करता है, जिसके माध्यम से आखिर उपन्यास के पाठक, देखिए भद्र सिर्फ वही नहीं होता है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो पढ़ा तबका है, जो बौद्धिक बुद्धिजीवी तबका है, ये पाठक नहीं होते हैं। अगर सिर्फ इन्हीं को केंद्र में रखकर अगर आप लिख रहे हैं, तो आप उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, तब तो आपको लिखना चाहिए। उसका पाठक वर्ग बड़ा होता है, दायरा बड़ा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर। अगर वो आम पाठक वर्ग नहीं होता, आज भी है, तभी तो इतनी इतनी बड़ी तादाद में उपन्यास हर साल प्रकाशित होते हैं, और हर साल इतने बड़े तादाद में वो उपन्यास बिकते हैं। उपन्यास आज भी केंद्रीय विधा के रूप में उपन्यास सबसे ज्यादा किसी भी प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स की भी सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में उपन्यास, जाहिर है सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब ये एक उपन्यासी है, जो जिसका 18 संस्करण 20 साल में प्रकाशित हुए। मतलब मेरे पास 2018 का पेपरबैक संस्करण है, जो 18 है, हो सकता है अब तक और 19वां 20वां भी आ गया हो। लेकिन तो उपन्यास के माध्यम से अधिक लोगों तक इस इतिहास के उस मंथन को पहुंचाया जाए, भारत के उस विचार पहुंचाया जाए जिसके केंद्र में प्रेम था, जिसे भारत के द्वारा बार बार खंडित किया। ये इसका केंद्रीय विचार था, जिससे मुझे जो लगता है कि कितने पाकिस्तान के माध्यम से, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इसके पढ़ने वाले कम नहीं हुए हैं। तो भारत का जो आम जनमानस है इस समय, जो भारत में जिस तरह से नफरत का माहौल बन रहा है, आपस में हम लोग खंडित समाज के रूप में खंडित हो रहे हैं, धर्म के आधार पर एक फिर से आज़ादी के सालों बाद, भारत विभाजन के 70 से अधिक वर्षों के बाद हम फिर से विभाजित हो रहे हैं धर्म के आधार पर। तो कहीं ना कहीं वो मूल में कोई ऐसी बात है जिसको हम नहीं समझ पाए। वैसे समय में इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए, जो ये बार बार कहता है कि सारा जो झगड़ा है, ये झगड़ा जो है हमारे बाहरी लोगों ने, अंग्रेजों ने किया, यूरोपीय सभ्यता ने किया। और उस सोच से निकलने की बात, ये उपन्यास अपने आप में, देखिए यूरोप की जो उपन्यास अपने आप में एक यूरोपीय विधा है, और इस सांचे से बाहर निकलने की कोशिश, जो तड़प इस उपन्यास में है, वो इसको उस सांचे से बाहर निकाल देती है। तर्क आधारित, कारण कार्य आधारित जो एक तर्क की दुनिया है, हम लगातार एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ तर्क कुछ भी संचालित नहीं हो रहा है, और हम तर्क को हम अंधविश्वास तरह हम तर्क की तरफ बढ़ते हैं। ये उसको खंडित है। और जिस तरह से एक धारणा है कि भाई यूरोप ने और
ब्रिटेन ने हम लोगों को ज्ञान दिया, हमें सभ्यता दी, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई हम तो थे ही सभ्य, हम तो आर्य आर्य वैदिक काल की चर्चा करते हुए उस उपन्यास में आता है कि भाई जिस काल में वेदों की रचना हुई होगी वो कितने मतलब वैदिक काल के लोग कितने शांति प्रिय लोग रहे होंगे, जो पशु पालक थे, जो जिस काल में वेद जैसी कृतियां रची जा रही थी, उस काल में युद्ध तो नहीं हुआ होगा। तो मूल रूप से भारत के जो आरंभिक लोग हैं या मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, सभ्यताओं में केंद्र में युद्ध नहीं था, प्रेम था। युद्ध तो बाहर से जो भी आए युद्ध करते गए, बाहर से बार बार इस प्रेम की धरती पर युद्ध करने वाले आए और उन्होंने हमारे ज्ञान को, हमारे संपदा को लूटने का काम किया। यूरोपीय मानक से भी एक तरह से सबसे पहले लैटिन अमेरिकी उपन्यासों में हमें ये दिखाई दे रहा है, या अफ्रीकी उपन्यासों में चिनिया अचूबी का उपन्यास है थिंग्स फॉल अपार्ट। उस उपन्यास में उसका एक किरदार है जो जेल से जब बाहर निकल के आता है तो वो पूछता है कि भाई क्या आजकल गांव में क्या चल रहा है, तो बताता है उसका दोस्त कि देखो कुछ बाहर से कुछ यूरोप ये लोग आए हैं, अंग्रेज ईसाई लोग आए हैं और ये हमारे गांव को तो समझते नहीं, लेकिन हमें बस बार बार ये कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और हमें हमें शिक्षित बनाने, हमें आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं। तो एक हमारी पूरी एक जो जिस चीज को अंग्रेजों के आने के बाद हम जिस इतिहास को, जिस परंपरा को विस्मृत विस्मृत कर हो गए, विस्मृत हो गया था जो हमसे, उपन्यास उसको याद दिलाने का काम करता है। कमलेश्वर का सारा लेखन जो है एक तरफ रह जाता है। आप देखिए इतने सालों बाद कमलेश्वर एक बिल्कुल 1950 के बाद नई कहानी आंदोलन का शायद सबसे बड़ा लेखक न भी रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्तित्व कमलेश्वर था। उस कमलेश्वर बदनाम बस जैसे उपन्यास है उनके, और उनकी कहानियां, मैं उनकी कहानियों का मुरीद हूँ। ऐसी कहानियां, उनसे कहानियां लिखना, उनकी कहानियों से कहानियां लिखना सीखा जा सकता है। लेकिन आज उनका सारा लेखन पीछे चला गया है, उनको कोई याद नहीं करता, उनकी उनकी उस 99 या 100 फिल्मों के लिए कोई उनको याद नहीं करता, उन टेलीविजन के लेखन के लिए कोई उनको याद नहीं करता, उनके उस 100 से अधिक कहानियों के लिए कोई उनको याद नहीं करता, उनके उन उपन्यासों के कोई उनको याद नहीं करता। मौसम फिल्म और आंधी, जिस पर आंधी फिल्म, आंधी काली आंधी पर बनी थी, मौसम आगामी अतीत नामक उपन्यास पर बनी, उनको किसी भी चीज के लिए याद नहीं किया करता, उनको याद किया जाता है आज उनको जिस जिस उपन्यास ने प्रासंगिक बनाए रखा है वह उपन्यास है कितने पाकिस्तान। यह उनका आखिरी उपन्यास था और शायद एक मैग्नम ऑपस था। वो जब तक जीवित रहे 2006 बताओ, उनकी मृत्यु से पहले बीच में मैं उनसे कई बार मिला, अक्सर मिला, उनके घर जाता था। बहुवचन पत्रिका संपादक था, वो मुझे फोन भी करते थे और पत्रिका में कुछ अच्छा पढ़ते थे तो कहते थे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कभी लिखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने जरूर कहा कि मैं रघुवीर सहाय पे लिखूंगा, लेकिन वो खैर बात रह गई, आई गई हो गई। लेकिन वो उनसे मिलता रहा और मैंने देखा कि वो खुद इस उपन्यास, मतलब एक लेखक अपने जिस समय अपने लेखन से संतुष्ट हो जाता है वह उसका सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद वो कुछ लिख नहीं सकता। उसको लगता है, एक लेखक को मैंने पहली बार कमलेश्वर को देखा था कि इस उपन्यास को, हर लेखक को मैंने, बड़े लेखकों को देखा, उनकी बेचैनी, उनके अंदर संपूर्ण कुछ नहीं रच पाने की बेचैनी मैंने सब में देखी थी। कमलेश्वर जी को मैंने कितान के बाद जब जब देखा, मैंने देखा कि वो बहुत निश्चिंत थे, उन्हें ये लग गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जो वो लिखना चाह रहे थे। 1969 में जो कहानी और कितने पाकिस्तान से शुरू हुई थी, 2000 में जाकर वो और कितने पाकिस्तान नाम के उपन्यास के साथ मुकम्मल हुई। तो ये मुझे इस उपन्यास पे जो टूटे फूटे मेरे कुछ विचार, तो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, मैं कर आया। आप लोगों ने, दुर्गानंद यादव जी कहते हैं कमलेश्वर ने संवाद अतीत में कहा, इस तथ्य को स्पष्ट रूप समझने में मुझे दिक्कत हुई, थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए। पूरी चर्चा दुर्गानंद जी यादव इसी पे तो है कि जो उपन्यास का जो ढांचा है, जो उपन्यास का मतलब समझते हैं, उपन्यास उसी मतलब से, तो उसी ढांचे से तो बाहर, उसी चौखटे को तोड़ता हुआ तो उपन्यास है ये। और इसी रूप में समझिए, इतिहास अतीत में नहीं है, चूंकि अदीब है, अदीब तो हर काल में लेखक, अदीब यानी लेखक हर काल में लेखक ही होता है।
कबीर हो सकता है, वो कभी अमीर खुसरो हो सकता है, वो कभी सूरदास हो सकता है, वो कभी कमलेश्वर हो सकता है, वो कभी राई मासूम रजा हो सकता है, वह कभी नरेंद्र कोहली हो सकता है। लेखक है, सब लेखक, वो एक लेखक है, वो किसी भी काल में जा सकता है। लेखक के रूप में उसको ये आजादी हासिल होती है। इसलिए अतीत क्या भविष्य में भी इसके संवाद है। ये अतीत से अचानक वर्तमान में आता है, बताता है कि भाई जिस जिस राजस्थान में पीने का पानी नहीं है, वहां लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वहां लोग बोतलों में बंद पानी मंगवा रहे हैं। उपन्यास बहुत आगे पीछे इसलिए जा कि भारत के साहित्यिक उपन्यास अगर सच में किसी को कहा जा सकता है तो वह उपन्यास कितने पाकिस्तान है। विपिन परमेश्वर जी, नमस्कार। ओम सपरा जी ने कहा कि स्मृति आने वाले समय को सदैव दंश देते हैं। कमलेश्वर एक सूक्ष्म दृष्टा है, बिल्कुल सही कहा है। उत्तराधिता पर देवेंद्र ईश्वर जी ने एक पुस्तक लिखी जो काफी चर्चा में रही, वो ठीक है, सुदेश पचौरी ने उनसे ज्यादा अच्छी लिखी है। चर्चा में देवेंद्र जी की किताब नहीं रही। मूल बात यह है कि जिसने भी उत्तराधुनिकता की किताब लिखी उसके केंद्र में अंग्रेजी की लिखी हुई किताबें थी, जिनको उन्होंने हिंदी में करने का काम किया। किसी भी उत्तराधुनिक विचारक ने हिंदी समाज के, हिंदी के लेखकीय समाज के, हिंदी समाज के अनुरूप उसको परखने का काम नहीं किया। इसीलिए उत्तराधुनिकता हिंदी में बाहरी की तरह आई और बाहरी से। शरद चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आपका। पुरुषोत्तम पंचोली जी, जानकर अच्छा लगा कि आप दैनिक भास्कर करते थे। युद्ध का इतिहास सिकंदर महान से मिलता है, ऐसा नहीं है। युद्ध का इतिहास उसे बहुत पहले से मिलता है। 10 राग युद्ध का जिक्र वेदों में भी है कि 10 और 10 राजाओं का 10 राग युद्ध। नई कहानी है मांस का दरिया राजा, उनके कमलेश्वर की कहानियां मनोज जी अंत तक बहुत अच्छी रही। अच्छा ठीक है, उनकी एक कहानी है जो पारिवारिक विघटन पे है कि एक बच्चा है जो अपने विघटित परिवार का बच्चा है, जिसको स्कूल जा रहा है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, उसको लेकर वो कहानी है। उनकी अंतिम कहानियों में एक कहानी है, तुम्हारा शरीर मुझे पाप के लिए पुकारता है। यह कहानी ब्रेकअप पे है कि एक आईएएस, वरिष्ठ आईएएस जो है अपने डिवोर्स होने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। इम्तियाज अली की फिल्म में बहुत बाद में ब्रेकअप पार्टी हुई है आजकल में, और हम लोगों ने सोचा कि बहुत नई चीज इम्तियाज अली लेकर आए। कमलेश्वर जी अपने समय को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और उन्होंने इसमें लिखा भी है कि हर लेखक का वक्त उसके उसके लेखन में दर्ज होता है, उसके लेखन में, उसके कागजों में बंद हो जाता है। तो आप सब लोगों ने सुना। सतीश सरदाना जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मैं बहुत आभारी हूँ राज्यपाल एंड सन्स का कि उन्होंने कमलेश्वर के इस उपन्यास को, आमतौर पे पुरानी किताबों को याद नहीं करते हैं, कमलेश्वर जी को याद करने किया और मुझे मौका दिया। मैं बहुत दिनों से सोचता था कभी कमलेश्वर जी पे कुछ लिखूंगा, कुछ बोलूंगा। मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मैं समझ पाया इस ध्रुव उपन्यास के, तो जितना ये अंधों की हाथी वाली कथा है कि इसके आप पूंछ पकड़ लें, इसके आप पैर पकड़ लें, जो पढ़ेंगे उसी में कुछ नया मिला है। तो मैं जो पकड़ पाया, मैं पूंछ पकड़ पाया, सूंड पकड़ पाया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बोल के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।